नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद अहम जानकारी के साथ। बता दें कि घोसी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई ये खबर है। निर्वाचन क्षेत्र को 2 जोन में बांटा गया है। 27 सेक्टर में इसको विभाजित कर दिया गया है। 591 बैलेट यूनिट और 660 वीवीपैट का होगा इस्तेमाल। 455 ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल इसमें किया जाना है। जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास 2-2 ईवीएम मशीन रहेगा। कुल 2002 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। हर पोलिंग पार्टी में 4 कार्मिक तैनात रहेंगे। तो बता दें कि कल घोसी का उपचुनाव होने वाला है और ऐसे में इसको लेकर तैयारी जो है वो शुरू से कई दिनों से की जा रही थी और आखिरकार तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। घोसी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां निर्वाचन क्षेत्र को 2 जोन में बांट दिया गया है। 2 जोन में इसको डिवाइड कर दिया गया है। जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास 2-2 ईवीएम शामिल होंगे। कुल 2002 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई, यानी कि 2002 यहाँ पे कर्मचारी तैनात किए गए हैं। हर पोलिंग पार्टी के जरिए यहाँ पे 4 कार्मिक तैनात रहेंगे। आप देख सकते हैं कि कलेक्ट्रेट स्थल से सभी हमारी पोलिंग पार्टी उनकी रवानगी इसमें हो रही है। अभी लगभग 11 बज रहे हैं और 50% से अधिक हमारी पोलिंग पार्टियाँ ऐसी हैं जिन्होंने सामान ले लिया है और अपना रवानगी के लिए वो तैयार है। इसके अलावा जो बचे हुए लोग हैं वो भी लगातार अपना सामान ले रहे हैं और सारे कार्य हमारे विधिवत हो रहे हैं, सारे नियमानुसार हो रहे हैं और उम्मीद है कि एक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव यहाँ पे होगा। कल इलेक्शन है ना, तो ये अभी आज ही अपने बूथों पर जाकर वहाँ पे जो भी है वही ड्यूटी करेंगे जाकर देखोगे। कितने बूथों पर ड्यूटी लगाई गई है आपकी? बूथ तो हमारे 39 है जी, लेकिन स्कूल जो है स्कूल है 12 जी। हाँ, अति संवेदनशील बूथों पर सीआईएसएफ की तैनाती की गई है। हाँ की गई है। मतलब हमारे मेरे हिसाब से कितने हैं, 6 स्कूल ऐसे है जो संवेदनशील है और 6 स्कूल नॉर्मल है। तो घोसी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं प्रदीप। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या तैयारी आपको नजर आ रही है, क्या तैयारी आप देख पा रहे हैं वहां पे? जी हाँ, घोसी विधानसभा के उपचुनाव के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। लगभग अभी 4 बजे हुए हैं और इस वक्त 75% पोलिंग पार्टियां अपने अपने गंतव्य स्थानों के लिए रवाना हो चुकी हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए पैरामिलिट्री फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की गई है। जिलाधिकारी की तरफ से यह आश्वस्त किया गया है कि देर शाम तक पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पर पहुंच जाएंगी और जिनका ट्रायल भी शुरू कर दिया जाएगा कि लोग पहुंच गए हैं, सकुशल वहां पर हैं। और इसके साथ ही यह भी बताना चाहेंगे कि 4,22,000 के मतदाता भी यहाँ मतदान करेंगे। 239 मतदान केंद्रों पर 455 पोलिंग पार्टियां रहेंगी। इसके अलावा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गैर जनपदों से भी पुलिस बल मंगाए गए हैं। इसके अलावा और भी देखा जाए तो पीएससी के जवानों की भी तैनाती की गई है। कलेक्ट्रेट परिसर में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। यहाँ पर हर पल पल की निगरानी की जाएगी। जी बिल्कुल, चुनाव है, पल पल की निगरानी रखना भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन बात की जाए दिव्यांग जनों का, तो उनका क्या, उनके लिए क्या कुछ खास इंतजाम यहाँ पे, इसके साथ साथ बुजुर्गों के लिए भी क्या खास इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं प्रदीप? जी बिल्कुल सही है। बुजुर्गों और विकलांग लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए जो है बूथों पर रैंप बनाए गए हैं और रैंप के जरिए उनको, व्हील चेयर के जरिए उनको मतदान कराने की सुविधा प्रदान की गई है। और उनके लिए वॉलंटियर की भी तैनाती की गई है। स्कूलों के शिक्षकों की भी तैनाती वहां की गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से व्हील चेयर और स्ट्रेचर जैसे भी संसाधन मौके पर लैस किए गए हैं। 2 जोन में भी बांट दिया गया है पूरे निर्वाचन क्षेत्र को। सबसे ज्यादा अहम हो जाता है कि जब चुनाव होने जा रहा है उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई भी चूक ना हो, उसके लिए क्या कुछ खास इंतजाम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं प्रदीप? जी हाँ, लगभग 60 से अधिक संवेदनशील स्थान हैं और अति संवेदनशील की सूची में जो दर्ज हैं वहां पर सेना की तैनाती की जा रही है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, पीएससी बल और तमाम सैनिकों की तैनाती वहां की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की विषम स्थिति उत्पन्न न हो सके। जी बिल्कुल, तैयारी पूरी हो चुकी है। कल चुनाव है, यानी कि 5 सितंबर को चुनाव है। 8 को मतगणना होगी, रिजल्ट आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए प्रदीप। तो
तो निर्वाचन क्षेत्र को 2 जोन में बांटा गया है। कोशिश यही की जा रही है कि सुगम तरीके से चुनाव हो जाए, कोई भी खामी इसमें नजर न आए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अहम जानकारी आ रही है, महिला कांस्टेबल के साथ दरिंदगी का मामला है। चीफ जस्टिस कोर्ट में मामले की आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। रेलवे एसपी ने मामले की जानकारी कोर्ट को दी है। मामले में अभी तक की कार्रवाई से कोर्ट संतुष्ट नजर आ रहा है। 13 सितंबर को अब अगली सुनवाई होने वाली है। तो ये मामला पूरा आपको बता दें कि एक महिला कांस्टेबल से जुड़ा हुआ है। जब उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में वहां पे कोच में उनका वो लथपथ मिली थी, खून से लथपथ वो मिली थी, जिसके बाद से तुरंत उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले खुद स्वतः संज्ञान यहाँ पे कोर्ट ने लिया है और अपने ही आवाज पे उन्होंने यहाँ पे सुनवाई की। और ऐसे में देखिए संतुष्ट नजर आ रही है, जो भी पुलिस द्वारा काम हो रहा है कोर्ट उससे संतुष्ट नजर आ रही है। और कोर्ट कह रही है कि मामले की जानकारी जो है पूरी तरीके से दी जाए, किसी चीज को छुपाना यहाँ पे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के साथ कोर्ट इस पूरे मामले पे नजर बनाए हुए है। अगली सुनवाई 13 सितंबर को होने जा रही है। मामला काफी ज्यादा संवेदनशील है। दुष्कर्म से भाई ने भी इनकार कर दिया है कांस्टेबल की। इसी के साथ बता दें कि पुलिस की तरफ से भी इसकी कोई अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, यानी कि ये मामला काफी ज्यादा संगीन है। बता दें कि अयोध्या में मेला है, मेले में ड्यूटी लगनी थी और सरयू एक्सप्रेस में इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि किसने किया है, क्यों किया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, ये मामला काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बात ये निकल के सामने आती है कि आखिरकार किसने किया है, क्यों किया है, क्योंकि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है इसमें। और पहली बार ये हुआ है जब कोर्ट ने खुद अपने आप से ये सुनवाई की है। कोर्ट फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई से जांच से संतुष्ट नजर आ रहा है, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इसकी गंभीरता का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि रविवार यानी कल रात में स्पेशल इसकी कोर्ट बैठी है, जिसने खुद इस पूरे मामले को स्वतः संज्ञान लिया। बाकायदा जो सरकारी वकील हैं वो तलब किया गया। रात में ही इस बारे में तय हो गया था कि कल यानी आज जो इस घटना के इलाके के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उनको तलब किया गया था और आज वही हुआ। इस मौके पर पहुंची थी। उनकी तरफ से कोर्ट की जो बातें कही गई उसके बाद कहीं ना कहीं कोर्ट थोड़ा जरूर संतुष्ट नजर आया है। जो एसपी रेलवे की तरफ से बताया गया है कि जिस तरह से घटना हुई इस पर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। खासतौर से जो पीड़ित महिला सिपाही है उसकी हालत अभी भी गंभीर है, वो बहुत बोलने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उसकी तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया। इसलिए इस बारे में सीधे तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये जरूर है पुलिस किस एंगल पर काम कर रही है उसके बाद कोर्ट को अवगत कराया है। एक बात जो लगातार चर्चा में है कि रेप या छेड़खानी की घटना की गई थी, उसकी तरफ भी इशारा किया गया है, लेकिन अभी इस बारे में सीधे तौर पर पुष्टि इसलिए नहीं की जा रही कि जो पीड़िता है वो जब तक इस बारे में होश में आकर कोई बयान नहीं दे इस पर कहा नहीं जा सकता। और जो घटना में शामिल आरोपी हैं उनकी शिनाख्त नहीं हो जाती, वो पकड़ में नहीं आते तो चीजें पता नहीं चलेगी। इन सारी चीजों को आज एसपी की तरफ से बताया गया कोर्ट में। कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये जाना कि जो पूरा मामला है उसकी जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और इसीलिए कोर्ट ने 13 तारीख को अब समय दिया है। अब 13 तारीख को स्पष्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो कोर्ट ने तो 13 सितंबर की अगली डेट दे दी है शोएब, लेकिन पुलिस के द्वारा क्या कहा गया है, कब तक जांच पूरी कर ली जाएगी? आरोपी पुलिस की हिरासत में होंगे, ये कब तक मुमकिन हो पाएगा? देखिए, पुलिस की तरफ से बताया गया कि 5 से ज्यादा टीमें इस पर काम कर रही हैं। जो संदिग्ध हैं जिन पर इस तरह की घटना करने का उनकी तलाश की जा रही है। हालांकि एक जो एक तरह से परेशानी वाला सबब है वो ये है कि जो पीड़िता है वो अभी इस हालत में नहीं है कि वो कोई बयान दे सके। उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई, लखनऊ में उनका इलाज चल रहा है। कोशिश हो रही है कि कोई में हो वो कुछ बताने की स्थिति हो तो एंगल चेंज किया जा सकता है। परिवार के लोगों से भी मदद दी जा रही है। कुछ ऐसे चीजें भी निकल कर आई, पूरे पारिवारिक विवाद, आर्थिक विवाद, इस तरह का एंगल भी हो सकता है। तो इन तमाम बैंकों पर, क्योंकि ये अभी जांच का विषय है, इसलिए नहीं तो सरयू एक्सप्रेस में वो महिला कांस्टेबल अकेले ही ट्रेवल कर रही थी ना? बिल्कुल, वो अपनी ड्यूटी के लिए वहां जा रही थी, क्योंकि वो सुल्तानपुर में तैनात है
और स्पेशल ड्यूटी की अयोध्या में जो मेला चल रहा था, उसमें सावन मास का जो मेला था, उस मेले में उसकी ड्यूटी लगी थी। वो बाकायदा सरयू एक्सप्रेस से रवाना हुई। तो बताया जा रहा है कि यही सवाल है कि आखिर अयोध्या आने से पहले ऐसा क्या हो गया कि सीधे अयोध्या न जाके गोंडा, वो भी लथपथ उसका शरीर मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। शुभ खबरों में आगे बढ़ेंगे। हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज कांड के बाद धरने पर बैठे वकीलों को अब विपक्ष का साथ मिलना शुरू हो गया है। जिला न्यायालय सत्र के बाहर धरने पर वकील बैठे हैं, जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे हैं। वकीलों के धरने के बीच से उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वार करते हुए कहा है कि अगर काले कोट पर लाठी चलाने का काम करोगे तो तुम्हारे चेहरे को काला करने का काम ये वकील करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि हापुड़ में कुछ दिनों से अधिवक्ताओं का आंदोलन चल रहा है। यहां पर प्रशासन शासन से जुल्म और ज्यादती की सारी हदें पार कर चुकी है। वकीलों को दौड़ा दौड़ा कर हापुड़ की सड़कों पर पीटा जा रहा है। इनके समर्थन में जहां आंदोलन हुआ है, जहां वकीलों को पीटा गया, वहां लाठीचार्ज में 30 से ज्यादा वकील घायल हुए हैं। सरकार को वकीलों की एक एक मांग को तुरंत पूरा करना चाहिए। हापुड़ आया था। हापुड़ में पिछले कुछ दिनों से अधिवक्ताओं का आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर प्रशासन शासन ने जुल्म और जाति की सारी इंतहा पार कर दी। वकीलों को दौड़ा दौड़ा के हापुड़ की सड़कों पर पीटा गया और इनके समर्थन में जो पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन हुआ तो कई जिलों में वकीलों को पीटा गया। अभी मुझे अधिवक्ता साथी बता रहे थे कि यहाँ पे 30 से ज्यादा वकील गंभीर रूप से घायल हुए लाठीचार्ज में। मामला बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शक्ति ठाकुर सीधे हमारे साथ हापुड़ से जुड़ चुके हैं। शक्ति, ये मामला सिर्फ वकीलों का था, यानी कि शासन प्रशासन और न्याय तक था। अब इसमें सियासत की भी एंट्री हो चुकी है। जो वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज का ये मामला है, इस पर विपक्ष के जो राजनीतिक दल है वो राजनीतिक प्रवृत्ति सीखते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले टपाटा प्रतिनिधिमंडल वकीलों से मिलने आया था और आज आम आदमी पार्टी की भी इसमें एंट्री हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह यहाँ पहुंचे थे और वकीलों के धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। आपको बता दें 29 तारीख में प्रदर्शन कर रहे वकीलों और पुलिस की कर्मियों के बीच झड़प हुई थी। उसके बाद पुलिस कर्मियों द्वारा वकीलों पर लाठीचार्ज किया गया था। इसको लेकर पूरे प्रदेश में वकील जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं। उसी क्रम में हापुड़ के जो अधिवक्ता है लगातार हड़ताल पर हैं और जिला सत्र न्यायालय के गेट के बाहर लगातार प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। वकीलों से जो हमारी बात हुई है, हमने पूछा है कि इनकी आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। तो उन लोगों का कहना है कि 6 तारीख तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे और 6 तारीख के बाद हमें बाल काउंसिल का जो भी आदेश मिलेगा, उस जो भी दिशा निर्देश मिलेगा, उस पर हम आगे काम करेंगे। वहीं वकीलों का कहना है कि 5 तारीख में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव का ये पुतला भी फूकेंगे। तो कहीं ना कहीं स्वीटी लगातार ये मुद्दा राजनीति। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। शक्ति खबरों में आगे बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान के लिए हमला बोला है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि उदयनिधि स्टालिन को देश से माफी मांगनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा है कि सनातन धर्म ऐसा है जिसका ना जन्म है और ना अंत है। सनातन धर्म विश्व कल्याण की बात करता है, चींटी को भी दाना खिलाता है, नाग पंचमी को नाग को दूध पिलाकर उसके भी चिरंजीवी होने की कामना भी सनातन धर्म ही करता है। ऐसे सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। सनातन धर्म ना तो जाति और ना धर्म के आधार पर भेद करता है। सनातन धर्म तेरे मेरे में विश्वास नहीं करता है। पक्की है और सनातन धर्म का के ऊपर ही चोट पहुंचाई जा रही है। इन्हीं के गठबंधन के लोगों ने, डीएमके ने चोट पहुंचाई है और इस पर कांग्रेस चुप्पी साफ कर बैठी हुई है। मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूं, आप क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं सोनिया जी बोलती? क्यों नहीं राहुल जी बोलते? क्यों नहीं खड़गे बोलते?
कि सनातन धर्म के बारे में आपकी सोच क्या है। सनातन धर्म यह सनातन नित्य नूतन है, चिर पुरातन है, न इसका कोई जन्म है न कोई अंत है। और यह सनातन धर्म ऐसा है जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यदि कोई धर्म देता है तो यह सनातन धर्म ही देता है। चींटी को भी आटा खिलाकर उसके दीर्घजीवी होने की कामना यदि कोई धर्म करता है तो वह सनातन धर्म करता है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सोमवार को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अब प्रदेश में पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से सरकारी नौकरियों में भर्ती होती है। पहले नेताओं और अफसरों के रिश्तेदारों को नौकरी मिलती थी, अब किसी भी जाति मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं होता, भर्ती योग्यता के आधार पर होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को दिल्ली जाएंगे, जहां कल शाम को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान वो अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी पीएम से चर्चा करेंगे, जिसके बाद प्रदेश में अब राम मंदिर को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही होना है। ऐसे में अभी से जोरों शोरों के साथ तैयारियां चल रही है। और एक राष्ट्र एक चुनाव समिति पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि 31 अगस्त को रात 11 बजे मेरे कार्यालय सचिव को पीएम के प्रधान सचिव मिश्रा का फोन आया। उन्होंने बताया कि मुझे सरकार एक समिति बनाने जा रही है और वो मुझे समिति में शामिल करना चाहती है। समिति के अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। मैंने उनसे एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित सभी कागजात भेजने के लिए कहा और कागजात देखने के बाद मैं उन्हें अपने फैसले के बारे में सूचित करूंगा। मुझसे किसी मंत्री ने नहीं बल्कि एक अधिकारी ने पूछा है। पीएम साहब की दफ्तर जाते हैं सीबीआई की डायरेक्टर चयन करने या सीबीसी की चयन करने, तो जान पहचान जरूर है। तो मुझे उन्होंने कहा कि कैसे हैं आप सर, मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा इतने रात आपने फोन किया, प्राइम मिनिस्टर साहब का कुछ बात कहना है क्या? कहते कि नहीं मैं सिर्फ आपसे जानकारी देने के लिए और आपकी खैरियत पूछने के लिए फोन किया। मैंने कहा कहिए। ये सरकार एक कमेटी बनाने जा रहे हैं, ये इस कमेटी में आपको शामिल करना सरकार की मंशा है। ये कमेटी की अगुवाई करेगी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट गोविंद साहब ने, और इसमें आप शामिल होंगे, ये सरकार चाहते हैं। आपका राय क्या है? मैंने कहा सबसे पहली बात, इतने रात आपने फोन किया, तो सबसे बड़ा मैं आश्चर्य हुई। फिर अच्छा लगे कम से कम रात हुई तो क्या है, बात तो किया आपने मेरे साथ। मैंने कभी कभी पीएम साहब से बात करना चाहते लेकिन बात नहीं होते क्योंकि फोन उठाने की कोई नहीं रहते वहां, तो कम से कम बात तो की है आपने, अच्छा लगा। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन आप जो सोच रहे हैं, सारे कागजात मेरे पास भेजिए। कागजात देखने के बाद मैं अपना विचार रखूंगा और उस समय आपको मैं जानकारी दे दूंगा। क्योंकि मान लीजिए जब हम सीबीआई डायरेक्टर की चयन करने जाते तो सारे कागजात मेरे घर में भेजा करते। सीबीसी की चयन करने जाते, सारे कागजात मेरे घर में पहले भेजा करते। ये सारे कागजात देखने के बाद हमें कई नतीजे में पहुंचना पड़ता कि हम वहां जाके क्या कहेंगे। तो बेमतलब बिना किसी कागजात हवा में मैं क्या बात करेंगे, और वो भी एक ऑफिसर के साथ। और सीधे चलेंगे जहां पे जयपुर में सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो। सरकारी अस्पताल शानदार बना दिए, एयर कंडीशनड बना दिए सरकारी अस्पताल।
हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। अब अगर आपका चाहे क्रोसिन की टेबलेट है, चाहे 40 लाख का 50 लाख का इलाज है, सारा इलाज मुफ्त है, सारी दवाइयां मुफ्त है, सारे टेस्ट मुफ्त है, सब कुछ मुफ्त है, सबका इलाज मुफ्त है। ऐसे ही अब पंजाब में करने जा रहे हैं। 650 मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं। अब एक एक करके जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, सिविल हॉस्पिटल हैं, उसका पूरा नक्शा तैयार किया है मान साहब ने। सारे सरकारी अस्पतालों को बदल रहे हैं, हुलिया बदल रहे हैं, शानदार बनाएंगे। अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो चिंता करने के, पैसे की चिंता मत करना, आपका पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। यही व्यवस्था राजस्थान में करेंगे। हर गांव में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और शानदार सरकारी अस्पताल पूरे राजस्थान के अंदर बनाए जाएंगे। ये सारा पैसा कहां से आएगा? भ्रष्टाचार खत्म करके आएगा। पैसे की कमी नहीं है भाई साहब। मेरे को तो 7-8 साल ही हुए हैं सरकार चलाते। 7-8 साल में एक ही चीज सीखा हूं, सरकार, किसी भी सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। चोरी कर रहे हैं, जम के चोरी कर रहे हैं। अगर अच्छी नीयत वाली सरकार आ जाए, कोई कमी नहीं है। भ्रष्टाचार बंद करेंगे। और ये जो रोज रोज का भ्रष्टाचार, आप किसी दफ्तर में जाते हो, आप कहीं पटवारी के यहां जाते हो, पैसे देने पड़ते हैं, नहीं देने पड़ते? दिल्ली में और पंजाब में हमने एक व्यवस्था कर दी, एक फोन नंबर दे दिया। आपको कोई काम कराना है, उस फोन नंबर पे फोन करो और बोलो जी मेरे को राशन कार्ड बनाना है। उधर से आवाज आती है, कितने बजे आए आपके घर राशन कार्ड बनाने। आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर आके राशन कार्ड, आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, जो भी काम कराना है आपके घर आके करके जाते हैं, बिना पैसे के। कोई छुट्टी नहीं लेनी, कोई दलाल के चक्कर नहीं काटने, आपके घर आके काम करके जाएंगे। यही व्यवस्था राजस्थान के अंदर करेंगे। और हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके बैंक अकाउंट में डलवाएंगे। ये बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करती हैं पार्टियां, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। सशक्तिकरण तो पैसे से ही होता है जी, और कोई सशक्तिकरण नहीं होता। जेब में पैसे आएंगे तो सशक्तिकरण होएगा, पैसे नहीं आएंगे तो काहे का सशक्तिकरण? फिर तो बातें ही बातें हैं। महिलाओं की जेब में 1000 रुपए आएंगे तो बहुत कुछ कर सकती है महिलाएं 1000 रुपए का। जो अभी मान साहब ने बताया, राजस्थान पुलिस या राजस्थान का रहने वाला कोई सैनिक अगर बॉर्डर पे शहीद होता है काम करते हुए, उसको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और जितने अपने कर्मचारी हैं राजस्थान में, कच्चे कर्मचारी हैं, पंजाब में 35,000 कच्चे कर्मचारी थे, उसमें से 28,000 को पक्का कर दिया इन्होंने, बाकी भी कर रहे हैं। राजस्थान में भी जितने कच्चे कर्मचारी हैं, सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। और एक आपको रोजगार की गारंटी देके जा रहा हूं जो इसमें नहीं लिखी। दिल्ली में लगभग 12 लाख बच्चों के लिए हमने रोजगार का इंतजाम किया। 12 लाख बच्चों के लिए। पंजाब में 30,000 बच्चों को ये सरकारी नौकरी दे चुके हैं और लगभग 3 लाख बच्चों के लिए प्राइवेट में इन्होंने रोजगार का इंतजाम किया है। तो रोजगार का इंतजाम भी करना आता है हमको। आपके बच्चों के लिए भी रोजगार का इंतजाम करेंगे। ये काम की बातें और कोई पार्टी नहीं करेगी आके। वो आके कहेंगे 1 नेशन, अभी एक और नारा दिया उन्होंने, 1 नेशन 1 दोस्त। कौन दोस्त? प्रधानमंत्री जी कहते हैं 140 करोड़ लोगों का एक ही दोस्त होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए क्या? प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश के सारे एयरपोर्ट एक ही दोस्त को देने चाहिए। देने चाहिए क्या? प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश के सारी बिजली कंपनियां एक ही दोस्त को देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश की सारी कोयले की खदानें एक ही दोस्त को देनी चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री चुनना जो 140 करोड़ लोगों के लिए काम करे। ऐसा प्रधानमंत्री मत चुनना जो एक दोस्त के लिए काम करे। भारत माता की। सब लोग राष्ट्रगान के लिए, राष्ट्रगान होगा अभी। तो
तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। राजस्थान में हुंकार भर रहे थे, चुनावी शंखनाद किया गया। उनकी तरफ से कह रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे खोले जाएंगे और जितने भी अस्थायी कर्मचारी उनको स्थायी किया जाएगा और धीरे धीरे राजस्थान को आगे बढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।